इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 26 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है आज का कि इस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने डिजिटल भुगतान परिवर्तन के मॉडल के रूप में भारत के यूपीआई की प्रशंसा की। किसकी? यूपीआई की प्रशंसा की है। ए, विश्व बैंक ने, बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी कि आईएमएफ ने, सी, संयुक्त राष्ट्र ने, या डी, विश्व आर्थिक मंच ने। किसने इसकी प्रशंसा की है? ये आईएमएफ ने यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसकी यूपीआई की प्रशंसा की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई को डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के इच्छुक देशों के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता दी है। प्रत्येक खुदरा डिजिटल भुगतान अंतर संचालन का मूल्य शीर्षक वाले एक शोध पत्र में आईएमएफ ने यूपीआई की अंतर संचालन क्षमता, प्लेटफॉर्म विशिष्ट डिजाइन, किफायती इंटरनेट, डिजिटल पहचान ढांचा और समावेशी बैंकिंग पहुंच जैसे प्रमुख सफलता कारकों पर प्रकाश डाला है। इसने इस बात पर जोर दिया कि यूपीआई का सहयोगात्मक और मापनीय डिजाइन डिजिटल परिवर्तन के लिए एक मजबूत खाका प्रस्तुत करता है। यह अनुमोदन वित्तीय प्रौद्योगिकी में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है और सुझाव देता है कि डिजिटल भुगतान सुधारों की चाह रखने वाले देशों को भारत के दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए और इसे अपने विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप ढालना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईंधन वितरण और संरचना साझा करने के लिए किन दो प्रमुख भारतीय ऊर्जा कंपनियों ने साझेदारी की है? इसके लिए ईंधन वितरण और संरचना साझा करने के लिए किन दो प्रमुख भारतीय ऊर्जा कंपनियों ने साझेदारी की है? आईओसी और बीपीसीएल ने, बी, एचपीसीएल और टोटल एनर्जी ने, सी, अडानी और रिलायंस ने, या डी, टाटा पावर और इंडियन ऑयल ने। यह साझेदारी की है ये अडानी और रिलायंस ने। अडानी टोटल गैस लिमिटेड और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में खुदरा दुकानों पर ईंधन वितरण बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस समझौते के तहत एटीजीएल अपने स्टेशनों पर जियो बीपी का पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराएगी, जबकि जियो बीपी के आउटलेट एटीजीएल की सीएनजी उपलब्ध कराएंगे। इस सहयोग का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे को दोहराव को कम करना और भारत के ईंधन खुदरा बाजार में निजी कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार करना, जिस पर मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का नियंत्रण है। यह कदम परिचालन दक्षता बढ़ाने और उनके संयुक्त नेटवर्क में अधिक ऊर्जा विकल्प प्रदान करने की दिशा में भी एक कदम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता वाले दो नए चमगादड़ जनित हेनिपा वायरस खोजे गए हैं? कौन सा? ये हेनिपा वायरस है। हेनिपा वायरस खोजे गए हैं इस देश में? ए, भारत में, बी, ऑस्ट्रेलिया में, सी, चीन में, या डी, थाईलैंड में? खोज कहाँ हुई? चीन में। चीन के वैज्ञानिकों ने यूनान प्रांत के चमगादड़ों में दो नए हेनिपा वायरस खोजे हैं, जिससे जन स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। ये वायरस आनुवंशिक रूप से घातक निपा और हेंड्रा वायरस से मिलते जुलते हैं, जो मनुष्य में घातक इंसेफेलाइटिस और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। चमगादड़ों के गुर्दों में पाए जाने वाले ये वायरस दूषित फलों या पानी के माध्यम से फैलने का खतरा पैदा करते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मानव बस्ती चमगादड़ों के आवासों के पास है। 4 वर्षों में एकत्र किए गए नमूनों के आनुवंशिक अनुक्रमण के माध्यम से की गई खोज जूनोटिक स्पिल ओवर के जोखिम को उजागर करती है और उभरते संक्रमण रोगों की निगरानी में वैश्विक सतर्कता की आवश्यकता को पुष्टि करती है।
अगला प्रश्न है, जैव विविधता चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय संरक्षण सम्मेलन यानी ICCON 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ब्राजील। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है भारत। भारतीय संरक्षण सम्मेलन यानी कि ICCON 2025 भारत द्वारा 25 से 27 जून तक देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि WII में आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत और दक्षिण के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों और युवाओं सहित 500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ICCON 2025 का उद्देश्य जैव विविधता और वन्य जीव प्रबंधन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में 17 विषयगत क्षेत्र, 10 कार्यशालाओं और वन्य जीव प्रौद्योगिकी को उजागर करने के लिए अभिनव एक ब्रिज प्लेटफॉर्म शामिल है। यह कार्यक्रम वैश्विक संरक्षण प्रयासों और समावेशी पर्यावरणिक संवाद में भारत की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, पेंशन खाते में अग्रिम दावों के लिए EPFO द्वारा निर्धारित नई स्वतः निपटान सीमा क्या है? ए 1 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए, सी 5 लाख रुपए या डी 4 लाख रुपए। ये निपटान सीमा कितना? 5 लाख रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने अग्रिम दावों के लिए स्वतः निपटान सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना लाख कर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य EPF अंशधारकों को केवल 3 दिनों के भीतर धनराशि तक त्वरित पहुंच प्रदान करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई स्वतः निपटान प्रणाली को चिकित्सा आपात स्थिति, शिक्षा, आवास या विवाह जैसे तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। सीमा बढ़ाकर EPFO यह सुनिश्चित करता है कि अधिक पर्याप्त वित्तीय सहायता शीघ्रता से प्रदान की जा सके, जिससे जरूरत के समय कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में भविष्य निधि की समग्र प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, RBI के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में क्रेडिट कार्ड खर्च में सालाना साल दर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए 12.3%, बी 14.5%, सी 16.8% या डी 18.2%। वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 14.5% की। RBI के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि मई 2025 में क्रेडिट कार्ड पर खर्च साल दर साल कितना? 14.5% बढ़कर 1.89 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसमें 7,60,000 नए कार्ड जारी होने का योगदान रहा। यह वृद्धि बढ़ते डिजिटल लेन देन और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाती है। हालांकि अन्य प्रतिशत व्यक्तिगत बैंकों के प्रदर्शन यानी जैसे HDFC की 25% के संदर्भ में, लेकिन समग्र उद्योग वृद्धि दर कितना है? 14.5% है। अगला प्रश्न है, 9वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक के दौरान किस देश ने भारत के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए ब्राजील ने, बी दक्षिण अफ्रीका ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या डी फ्रांस ने। ठीक है, ये कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक के दौरान पनडुब्बी सहयोग पर केंद्रित 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कितने? 2 महत्वपूर्ण। इन समझौतों का उद्देश्य पनडुब्बी बचाव कार्यों, प्रशिक्षण, निगरानी और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय क्षमताओं को बढ़ाना है।
यह सहयोग समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और सामरिक समुद्री मार्गों में समुद्री डकैती और तस्करी जैसे गैर पारंपरिक का मुकाबला करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रक्षा संबंध उनके समुद्री हितों में बढ़ती एकजुटता और हिंद महासागर तथा आसपास के जल क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है 2025 में भारत का पहला तितली अभयारण्य आधिकारिक तौर पर कहाँ स्थापित किया गया? ए सिक्किम में, बी कर्नाटक में है, डी तमिलनाडु में या डी सी तमिलनाडु में या डी केरल में? कहाँ स्थापित किया? केरल में। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल राज्य में स्थापित किया गया था। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। पश्चिम घाट के कन्नौर जिले में स्थित यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 266 से ज्यादा तितली जातियों का घर है, जो केरल की कुल तितली विविधता का 80% से ज्यादा है। यह परिवर्तन दशकों तक किए गए सर्वेक्षणों, सुरक्षा प्रयासों और तितली आवासों और क्या प्रवास गलियारों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के बाद हुआ है। यह अभयारण्य अब पारिस्थितिक पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसंधान और समुदाय आधारित संरक्षण का केंद्र बन गया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण परागणों की सुरक्षा के प्रति केरल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 तक भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च की गई? अमरावती में, बी बेंगलुरु में, सी हैदराबाद में या डी पुणे में? ये लॉन्च किया है कहाँ पे? अमरावती के आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य क्वांटम तकनीक का उपयोग करके विभिन्न उद्योगों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अमरावती क्वांटम वैली टेक पार्क एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो फार्मास्यूटिकल्स, ईवी बैटरी और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करेगा और साथ ही कुशल क्वांटम कार्यबल तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करेगा। आईबीएम और एलटीआई माइंडट्री जैसे वैश्विक नेताओं के साथ रणनीतिक सहयोग अत्याधुनिक तकनीक के एकीकरण को सुनिश्चित करेगा, जिससे अमरावती भारत के क्वांटम भविष्य का केंद्र बिंदु बनेगा। अगला प्रश्न है ब्रांड फाइनेंस 2025 के अनुसार कौन सी कंपनी $30 बिलियन के ब्रांड वैल्यू को पार करने वाली भारत की पहली ब्रांड बन गई है? ए इंफोसिस, बी एचडीएफसी समूह, सी अडानी समूह या डी टाटा समूह? कौन है ये? टाटा समूह। टाटा समूह ने ब्रांड मूल्यांकन में $30 अरब का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग 2025 के अनुसार क्या है, यह 31.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह 10% की वार्षिक वृद्धि टाटा के निरंतर प्रभुत्व और मजबूत वैश्विक पहचान को दर्शाती है। समूह ने स्थिरता धारणा मूल्य में भी अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, जिससे इसकी ब्रांड शक्ति और भी बढ़ गई है। टाटा की सफलता भारतीय कॉर्पोरेट घरानों के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाती है। साथ ही इंफोसिस, एचडीएफसी और तेजी से बढ़ते अदानी समूह जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के लिए एक मानक स्थापित करती है, जो विश्व आर्थिक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है सभी नाटो सदस्यों ने 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करने पर सहमति व्यक्त की है? ए 2%, बी 3.5%, सी 4% या डी 5%? ये कितना है? 5%। हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान सभी सदस्य देशों ने रक्षा और सुरक्षा खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि करने की प्रतिबद्धता जताई।
जिसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% तक पहुंचाना है। इस प्रतिज्ञा में सैन्य तैयारी, खरीद और आधुनिकीकरण जैसी प्रमुख रक्षा आवश्यकताओं के लिए कम से कम 3.5% राशि शामिल करने का प्रावधान है। ये गलत लगा दिया, ये है 3.5%। ठीक है, 3.5%। इसके अतिरिक्त व्यापक सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 1.5% तक की राशि आवंटित की जाएगी। यह रणनीतिक वित्तीय प्रतिबद्धता उभरते वैश्विक खतरों के जवाब में सामूहिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच सैन्य श्रेष्ठता और तैयारी बनाए रखने के लिए नाटो के एकीकृत दृष्टिकोण को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, चीन दक्षिण एशिया प्रदर्शनी के दौरान कुनमिंग में आयोजित अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक में कौन सा देश चीन और पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल या डी श्रीलंका। ये शामिल हुआ था कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर कुनमिंग चीन में आयोजित एक त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। यह बैठक 9वें चीन दक्षिण एशिया प्रदर्शनी और 6वें चीन दक्षिण एशिया सहयोग बैठक के दौरान हुई। तीनों देशों ने बुनियादी ढांचे, संपर्क, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, समुद्री मामले, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आपदा तैयारी और जलवायु परिवर्तन जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसर की खोज की। यह भागीदारी दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से चीन द्वारा संचालित पहलों में बांग्लादेश की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। अगला प्रश्न, चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 मीट में भाला फेंक का खिताब किसने जीता? भाला फेंक का खिताब किसने जीता? ए नीरज चोपड़ा, बी जूलियन वेबर, सी एंडरसन पीटर्स या डी अरशद नदीम। इसको जीता किसने? ये नीरज चोपड़ा ने। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारत के सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 प्रतियोगिता में भाला फेंक का खिताब जीता। 27 साल की उम्र में उन्होंने एक दिवसीय स्पर्धा में 85.29 मीटर की विजयी फेंक का स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनकी लगातार दूसरी जीत भी दर्ज की, जिसने एथलेटिक्स के क्षेत्र में निरंतरता और विशिष्ट स्थिति की पुष्टि की। नीरज की सफलता महत्वाकांक्षी एथलीटों को प्रेरित करती है और ट्रैक एवं फील्ड खेलों में भारत की बढ़ती उपस्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। थैंक यू जी, धन्यवाद।